फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम हिंदी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 29 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके गद्यांश और काव्यांश से पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे क्वेश्चन से ही, जो आपको पैसेज से देखने हैं। तो देखिए, जब वयस्क अपनी पसंद नापसंद बच्चों पर लादने लगते हैं तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ से आपको की पॉइंट देखना है कि जब बच्चे वयस्क अपनी पसंद नापसंद को, तो देखिए पसंद नापसंद का कहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो देखिए जब हम अपनी पसंद नापसंद को उस पर लादने लग जाते हैं तो वे आत्मोन्मुखी के मार्ग से विपरीत जाने लगते हैं। तो देखिए वयस्कों की पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं, ऐसा तो कुछ बात नहीं हुई है। पहचानने की क्षमता बाधित, स्वयं को पहचानने की क्षमता बाधित होती है। बच्चों के भाषा में बाधा आती है, या फिर बच्चों में अनुशासनहीनता का विकास होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है। तो देखिए जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, स्वयं को पहचानने की क्षमता उसमें बाधित हो जाती है। क्या होता है, आत्मोन्मुखी, मतलब अपने आप को पहचानने के मार्ग से वो क्या हो जाते हैं, विपरीत होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहचानने की क्षमता को बाधित उनके अंदर होने लगती है। तो देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, लेखक माता पिता का ध्यान किस और आकर्षित करना चाहता है। तो देखिए जो लेखक हैं वो किस और ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं पेरेंट्स का, बच्चों में स्नेह भाव दर्शाने के तरीकों की ओर, बच्चों के पोषण में ज़रूरी आदतों की ओर, संवाद करने के तरीकों की ओर, या फिर मेहमानों के सामने बच्चों के गुण प्रदर्शन की इच्छा की ओर। तो देखिए जो लेखक हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए प्राय वे अपने घर आए मेहमानों या मित्रों के सामने अपने बालकों से कुछ बोलने गाने के लिए कहते हैं। ऐसा करने से शायद मित्र तो खुश हो जाए, लेकिन इससे बालक दिखावेबाज बन जाता है। तो देखिए किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर जो लेखक हैं, तो वो किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो वो है आपका मेहमानों के सामने बच्चों के गुण प्रदर्शन की इच्छा की और। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कुछ अभिभावक अपने बच्चों से किस बात पर नाराज़गी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जो अभिभावक हैं वो किस बात पर बच्चों से नाराज़गी प्रकट करते हैं। जब बच्चे अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन किसी के सामने नहीं करते, जब बच्चे मेहमानों के सामने अधिक मुखरित हो जाते हैं। देखिए मुखरित होने की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, मुखरित नहीं होते उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर लेखक ने लिखा गया है। जब बच्चे अपने गृह कार्य में लापरवाही दिखाते हैं, फिर जब बच्चे विद्यालय जाने से इनकार कर देते हैं। तो देखिए अभिभावक जो हैं वो कब नाराज़गी प्रदर्शित करते हैं, जब घर पे आए। देखिए जो माता पिता की एक अजीब सी आदत की तरफ मैं यहाँ उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। प्राय वे अपने घर आए मेहमानों या मित्रों के सामने अपने बालकों से कुछ बोलने गाने के लिए कहता है। ऐसा करने से शायद मित्र तो खुश हो जाए, लेकिन उसके बालक दिखावेबाज बन जाता है। उसकी यह आदत पड़ जाती है कि जब कोई प्रशंसा करके देखने वाला हो तभी उसे अपना काम करना अच्छा लगता है। कई माता पिता अपने बालकों पर इसलिए नाराज़ होते हैं कि उनके बालक अपनी विद्या दिखाने से इनकार करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपनी विद्या दिखाने से इनकार करते हैं। इसका मतलब कौन सा पॉइंट सही है, जब बच्चे अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन किसी के सामने नहीं करते हैं। तो देखिए पॉइंट 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, लेखक ने अभिभावकों से क्या प्रश्न किया। तो देखिए लेखक जो है उन्होंने अभिभावकों से क्या प्रश्न किया है। तो देखिए जब हम बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मजबूर क्यों करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्वेश्चन आपका हुआ है, तो वो है आपका कि हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए उनको मजबूर क्यों करें। तो देखिए ऐसा कौन सी लाइन में लिखा गया है। तो देखिए उनकी इच्छा के विरुद्ध दूसरों को प्रसन्न करने के लिए क्यों कहा जाए। तो पॉइंट नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, स्वाभाविक स्थितियों में सीखने वाले बालकों में स्वयं को पहचानने की क्षमता स्वतः विकसित होने लगती है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेखक जो है वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो देखिए स्वाभाविक स्थितियों में सीखने वालों में स्वयं को पहचानने की क्षमता स्वतः ही विकसित होने लगती है। जब हम अपनी पसंद नापसंद को उस पर लादने लग जाते हैं तो वो क्या होता है, तो वो अपने स्वयं को के विकास को जानने के लिए असक्षम हो जाता है, विपरीत जाने लगता है। तो देखिए किस चीज़ पर बोला है, तो वो है बच्चों को उनकी विशेषताओं के प्रदर्शन के लिए उत्साहित करना, सीखने का परिवेश देना चाहिए, बच्चों को प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए, फिर बच्चों की स्वयं की पहचान करने के लिए ज्ञान देना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर जोर दिया गया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को कुदरती तरीके से सीखने सिखाने का परिवेश देना चाहिए। ठीक है, जो उनके लिए क्या हो, स्वाभाविक हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, आत्मोन्मुखी का संधि विच्छेद क्या है। देखिए जो आत्मोन्मुखी है उसका संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए जो आत्मोन्मुखी है उसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो वो होता है आपका देखिए
पहला लेटर हो जाएगा आपका आ, दूसरा हो जाएगा आपका उन्मुखी। क्या हो जाएगा आपका उन्मुखी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका उन्मुखी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए कौन सा सही पॉइंट है आपका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 4, आत्म प्लस उन्मुखी। क्या होगा आपका आत्म प्लस उन्मुखी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है उसका आनंद उसके अपने ज्ञान में निहित रहता है, रेखांकित शब्द का भाव क्या है। देखिए उसका जो आनंद है उसके अपने ज्ञान में निहित रहता है, तो यहाँ पर अंदर छिपा हुआ, स्थापित, सौंपा हुआ अपने अपने हित में। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही होगा, तो देखिए निहित, अपने ज्ञान में निहित मतलब अंदर छिपा हुआ। क्या होता है, अंदर छिपा हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कौन सा शब्द मेहमान का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कौन सा है जो मेहमान का यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, अभ्यागत, अतिथि, परिचारक या फिर पाहुना। तो देखिए पाहुना भी आपके क्या होते हैं, मेहमान होते हैं, अतिथि भी मेहमान होते हैं, अभ्यागत भी आपके मेहमान होते हैं, लेकिन जो आपका नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 परिचारक। क्या है आपका परिचारक। तो पॉइंट ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय की पहचान करें। देखिए पिटाई में प्रयुक्त जो प्रत्यय है उसकी पहचान करनी है, ई है, आई है, ई है या फिर टाई है। तो देखिए पिटाई में हो जाएगा आपका आई। क्या हो जाएगा आपका आई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए पद्यांश आपका यहाँ पर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द्वीप ने स्वयं को किस रूप में स्वीकार किया। तो देखिए द्वीप ने स्वयं को किस रूप में स्वीकार किया है। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, हम अपनी नियति हैं, हम नदी के पुत्र हैं। क्या है, हम नदी के पुत्र हैं। तो देखिए किस रूप में यहाँ पर स्वीकार किया है, तो देखिए किस रूप में स्वीकार किया है, तो वो है नदी के पुत्र के रूप में। किसके रूप में, नदी के पुत्र के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है इस काव्यांश में दीप किसका प्रतीक है। तो देखिए जो दीप है यहाँ पर वो किसका प्रतीक यहाँ पर है। तो देखिए द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोध में, वह व्रत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जुदाए हमको मिला या मिलता रहा है। मांझदी संस्कार देती चलो, यही ऐसा कभी हो। तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, तो हमें स्वीकार है वह भी, उससे उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो देखिए ये बोल रहा है कि उसमें हम क्या होंगे, तो देखिए उसी रेत में होकर फिर हम छनेंगे, उसी रेत में होकर हम छनेंगे, जमेंगे हम, और कहीं फिर पैर टेकेंगे। तो यहाँ पर जो काव्यांश में जो द्वीप है वो किसका प्रतीक है, तो वो है किसका, व्यक्ति का। किसका है, व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किस पंक्ति में संकेत मिलता है कि द्वीप नई नई संभावनाओं के प्रति आश्वस्त है। तो देखिए किस में मिलता है कि जो द्वीप है वो नई नई संभावनाओं के प्रति आश्वस्त है, तो किस में मिलता है, तो देखिए तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी रेत में होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे। तो देखिए किस पंक्ति में संकेत मिलता है कि द्वीप नई नई संभावनाओं के प्रति आश्वस्त है, तो वो है आपका फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम। किस चीज़ में है, फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है द्वीप को नदी का कौन सा रूप स्वीकार है। तो देखिए द्वीप को नदी का कौन सा रूप यहाँ पर स्वीकार है, तो देखिए कौन सा है, बहते रहने का, बाढ़ का, माँ का, या फिर सभी रूप। तो देखिए यहाँ पर कौन से, तो यहाँ पर है उनके बहते रहने का। किस चीज़ का है, उनके बहते रहने का। तो देखिए यहाँ पर नदी तुम बहती चलो, क्या बोल रहा है कि नदी तुम बहती चलो, तो यहाँ पर क्या है, बहते रहने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है संस्कार देती चलो, यह वाक्यांश का भाव क्या है। देखिए संस्कार देती चलो वाक्यांश का क्या भाव है। तो देखिए संस्कार देती चलो, उपदेश देना, ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, स्वीकार करना ये भी गलत है, पालन करना ये भी गलत है। क्या है यहाँ पर, संस्कार देती चलो, तो संस्कार देती चलो का यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए मांझती संस्कार देती चलो, यही यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका वैशिष्ट्य प्रदान करना। क्या हो जाएगा आपका, वैशिष्ट्य प्रदान करना। संस्कार देती चलो मतलब वैशिष्ट्य प्रदान करती चलो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है
स्वैराचार का समानार्थी है। देखिए जो स्वैराचार है उसका समानार्थी क्या है? निरंकुश आचरण, स्वयं का व्यवहार, अत्याचार या फिर आचार विचार। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो वो है निरंकुश आचरण। क्या है आपका? निरंकुश आचरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा। देखिए तुम्हें आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। तो देखिए स्व विचार का क्या हो जाएगा? निरंकुश आचरण। क्या हो जाएगा? किसी भी निरंकुश आचरण से आप नहीं रुकना है, आपको क्या है? तुम बढ़े चलो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पॉइंट? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ से आपका पैरागॉजी स्टार्ट हो रही है। रमा कक्षा में वाक्य भेद पढ़ा रही है। वह सबसे पहले वाक्य के विभिन्न भागों की व्याख्या करती है, उसके बाद वह समझती है कि किस तरह से भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक समग्र वाक्य बनाते हैं। रमा किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? तो देखिए अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या फिर श्रेणीकरण से चयन की और। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए जब हम क्या करते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलते हैं, तब क्या होता है कि जो वाक्य है उसके भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक समग्र वाक्य बनाते हैं। तो वो कब होता है? जब हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सुधा कक्षा 7 में पढ़ाती है। उसके पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वह स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग कर सके। अपने पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिए वह सूचना देने, सहमति प्रकट करने, माफ़ी मांगने, निवेदन करने, विश्वास दिलाने जैसी क्रियाओं के आधार पर संवाद सृजित करती है। वह किस तरह के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही है? तो देखिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम का यहाँ पर अनुसरण कर रही है? तो वो है आपका व्यावहारिक पाठ्यक्रम, कौशल आधारित पाठ्यक्रम, संरचनात्मक पाठ्यक्रम या फिर कार्य आधारित पाठ्यक्रम। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यावहारिक पाठ्यक्रम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी व्याकरण अनुवाद विधि का विशेषता नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है? व्याकरण निर्धारित तरीके से पढ़ाई जाती है, व्याकरण नियमों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई जाती है, वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, द्विभाषा शब्द सूची के माध्यम से शब्द भंडार सिखाया जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो देखिए वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी संप्रेषणात्मक शिक्षण की विशेषता है? तो देखिए कौन सी है जो संप्रेषणात्मक शिक्षण की विशेषता है? अवधारणाओं या स्थितियों के शिक्षण का कोई व्यवस्थित प्रारूप नहीं है। इस विधि में समस्या समाधान गतिविधियां केंद्र में नहीं है। अध्यापक बच्चों से बच्चों की तरह बात करते हैं। इस विधि में व्याकरणिक दक्षताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? देखिए वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अवधारणाओं या स्थितियों के शिक्षण का कोई व्यवस्थित प्रारूप नहीं होता। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी श्रव्य भाषिक विधि की विशेषता नहीं है? देखिए कौन सी है जो नहीं है? भाषा का प्रत्येक तत्व पृथक पृथक रूप में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से पठन और वाचन पर केंद्रित है। तो देखिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह मुख्य रूप से श्रवण वाचन पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रतिरूपों की बहुत अधिक ड्रिल करवाई जाती है, ये भी आपका सही है। कौन सा नहीं होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए स्वध्वनीय विषम ध्वनीय शब्दों वाले भाषाई खेल किसका विकास करने में मदद करते हैं? तो देखिए किसका विकास करने में यहाँ पर मदद करते हैं? शब्द भंडार का, वाचन के समय ध्वनि का, वाचन के समय स्वर शैली का या फिर वाचन के समय विराम चिन्ह का। तो देखिए कौन सा पॉइंट है? तो वो है आपका स्वर भंडार। किस चीज़ का? स्वर भंडार का। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द विद्यार्थी को किस में मदद नहीं करेंगे? देखिए जो लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द है वो किस चीज़ में मदद नहीं करेंगे? लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द नए पाठकों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। बच्चों को अधिक कठिन शब्दों को समझने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द अच्छी तरह से पठन करने के लिए संकेत देते हैं। लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द शब्दों का अर्थ समझने के लिए संकेत देते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर मदद नहीं करेगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्य दृश्यात्मक शब्द शब्दों का अर्थ समझने के लिए संकेत देते हैं। ये आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सुधा अपने विद्यार्थियों में बारीकी से पठन का कौशल विकसित करना चाहती है। कौन सी गतिविधि जो है वो सबसे अच्छी रहेगी? तो देखिए बारीकी से पठन का, एक समान विषयों पर कविताओं की खोज, शब्दकोश में शब्द की खोज, पत्रिका में किसी पते की खोज या फिर एक समान विषय वाली कहानियों की खोज। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो सबसे बेस्ट रहेगा? तो वो है शब्दकोश में शब्द की खोज। क्या हो जाएगा? शब्द खोज में शब्द की खोज। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, मुहावरों, लोकोक्तियों, वाक्य रचनाओं का ज्ञान विद्यार्थियों को किस बात में मदद नहीं करेगा? तो देखिए किस बात में मदद नहीं करेगा? शब्द भंडार का विकास, पठन कौशल, हस्तलेख, लेखन कौशल,
तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट है जो मदद नहीं करेगा, शब्द भंडार का विकास है जो मदद करेगा, पठन कौशल सही है, लेखन कौशल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कक्षा में नाटक के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा है जो आपका कथन सही नहीं है। नाटक का प्रयोग केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। देखिए केवल बड़े विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी केवल वर्ड का यूज़ होता है नेगेटिव तरीके से, वो आपका क्या होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किसकी मदद से करता है। देखिए तो किस में मदद करता है, ये जो संप्रेषण तकनीकी है वो किस चीज़ में मदद करती है, शिक्षार्थियों के बीच अंतरों को और अधिक बढ़ाने में, प्रमाणिक सामग्री तक सहज अनुमान पहुँच या प्राप्ति, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता के भाव को और अधिक बढ़ाने में, या फिर विद्यार्थियों को रोजगार देने में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सी चीज़ है, तो वो है आपकी प्रमाणिक सामग्री तक सहज पहुँच। कहाँ पर है आपका प्रमाणिक जो आपकी सामग्री है वहाँ तक जो आपकी पहुँच है, जो प्राप्ति है वहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करने में तुकबंदियों का विशेष भूमिका है क्योंकि बच्चे इन्हें बहुत अधिक पसंद करते हैं। इनमें दोहराव, लय व तुकबंदी होती है। बच्चे इनमें व्यस्त रहते हैं, लय और गति देती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए इसमें दोहराव, लय और तुकबंदी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, क्लोज परीक्षण किसका आकलन करते हैं। तो देखिए क्लोज परीक्षण जो है वो किस चीज़ का आकलन करते हैं, श्रवण बोध का, पठन बोध का, वाचन कौशल का, या फिर विश्लेषण कौशल का। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो देखिए जो क्लोज परीक्षण होते हैं वो किस चीज़ का अब आकलन करते हैं, तो वो है आपका पठन बोध का। किस चीज़ का, पठन बोध का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आप किस कथन से सहमत हैं। तो देखिए किस कथन से आप यहाँ पर सहमत हैं। लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों को अनदेखी करनी चाहिए। लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों को अनदेखी नहीं करना चाहिए। लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को इस बात की अनदेखा करना चाहिए कि विद्यार्थियों ने अपनी कॉपी में बहुत अधिक हाशिया नहीं छोड़ा है। लेखन प्रक्रिया शिक्षण के समय अध्यापक को हस्तलेख को अनदेखा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जिससे आप क्या है, आप किस कथन से यहाँ पर सहमत हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। लेखन प्रक्रिया जो है वो शिक्षण के समय अध्यापक को वर्तनी की गलतियों को अनदेखी करनी चाहिए। ठीक है, लेखन प्रक्रिया के दौरान। देखिए यहाँ पर पॉइंट 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपके क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में मानचित्र का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जा सकता है। तो देखिए मानचित्र का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान दिखाने देना सिखाने के लिए, विद्यार्थियों को नम्रता से बोलना सिखाने के लिए, विद्यार्थी को सही तरीके से लिखना सिखाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनना सिखाने के लिए। तो देखिए मानचित्र का उपयोग क्यों करते हैं, तो वो है आपका दिशा ज्ञान देना सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।